अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों को लाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करके मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखे जाएं। और एक शख्सियत है उनमें तहसीन पूनावाला जी। मेरा ख्याल है कोई 4 साल हो गए कि मेरी एक विश थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं उनसे भी कुछ सवालात अपने लिए भी कर सकूं और आप लोगों के लिए भी कर सकूं। आज आई एम ऑनर्ड टू हैव तहसीन जी इन आवर प्रोग्राम। तहसीन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आरिफ भाई। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता था, आपकी तबीयत अब कैसी है? जी, मेरी तबीयत ठीक है। मैं दर्शकों को, जाहिर तहसीन भाई को आप सब जानते होंगे। तहसीन जी इज ए यूथ रोल मॉडल, यूथ बहुत फॉलो करती है उनको। सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह आपको नजर आएंगे। इनकी जो, मैं देखे मुंह पे है इसलिए तारीफ नहीं करता, लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये ना लेफ्ट विंग के हैं ना राइट विंग के हैं, ये सेंटर के हैं। जहां हक बात होती है वहां पे बात करते हैं। मैं मजीद क्या तारीफ करूं कि आप सब जानते हैं तहसीन भाई को। तहसीन भाई हर इश्यू पे, जहाँ पे भी भारत का मसला आता है, जहाँ पे भी इंसानियत का मसला आता है, वो वहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। तहसीन भाई, थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सवाल शुरू करूंगा वहां से जहाँ पे मैं पैदा हुआ, यानी पाकिस्तान। आप जाहिर है सब चीज़ों पे आपकी नज़र होती है, जियो पॉलिटिक्स पे भी होती है, रीजन पे भी और भारत पे भी। और भारत, जाहिर है पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा रहा है हिस्टोरिकली, और वहाँ से काफ़ी मसले भी होते हैं। तहसीन भाई, मेरा पहला सवाल पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान दुनिया भर से पैसे मांग रहा है, मदद करो, भीख दो, लोन दो, जो भी दो, लेकिन ये वही भारत का हिस्सा है जो कि आज दुनिया में टॉप की एक इकोनॉमिक वो है। दुनिया में भारत की एक साख है, इज्जत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो पाकिस्तान डिसमेंबर भी कर जाएगा? अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आरिफ भाई। और मैं काफ़ी आपको फॉलो करता हूँ, और आपके इस शो के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो इसीलिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका जो मूल सवाल था पाकिस्तान को लेकर, इससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और इस वक्त जो इकोनॉमिक हालात है पाकिस्तान की, मुझे नहीं लगता है कि आईएमएफ का जो लोन आने वाला था उन्होंने कुछ कंडीशंस दी थी। कुछ कंडीशंस को पाकिस्तान ने निभाया, लेकिन कुछ कंडीशंस को अब तक नहीं निभा सकते। जो डोमेस्टिकली उनकी पॉलिसीज है, जो इमरान खान साहब इस वक्त सड़क पर उतरे और उन पॉलिसीज के खिलाफ एक जुनून बन रहा है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक ऐसी जगह में फंस गया, जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, बिटवीन द रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, तो उसके बीच में वो फंस चुका है। उन्हें आईएमएफ की लोन तभी सैंक्शन होगी और डिफॉल्ट तभी नहीं होगा जब आईएमएफ की लोन सैंक्शन होगी, और आईएमएफ की लोन तभी सैंक्शन होगी जो शर्तें हैं उन्हें पूरी करे पाकिस्तान, और वो शर्त इस वक्त वो पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटेस्ट है, दीज कंडीशंस, मतलब कि वहां की जो आवाम है उनको और भी दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनके लिए बुरा लगता है कि एक आम आदमी इस तरह से सफर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, उनकी जो सियासत है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो पैदा होने का जो मकसद है भारत के खिलाफ नफरत, उसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। आज पाकिस्तान उनके ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों जगहों पर परेशान है, और दोनों उनके जो नेबर्स है उनसे परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा कि दोनों मुल्क, भारत और पाकिस्तान, एक ही वक्त पर आजाद हुए। कुछ समय तक पाकिस्तान भारत से आगे था इकोनॉमिकली, और आज कहां पहुंच गया, भारत कहां पर है, ये इसको रियलाइज करना पड़ेगा। तहसीन जी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी आई नहीं। आर्मी अपनी मर्जी के रूलर्स लाती रही है। इलेक्शन इज इनफैक्ट सिलेक्शन, और इस बार जो सिलेक्शन हुआ था उसमें आर्मी इमरान खान को लाई थी।
लेकिन फिर इनकी भी अनबन हो गई और इमरान खान को हटाया गया, वो भी आर्मी ने ही हटाया। अब इमरान खान पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि पंजाब की पब्लिक को पंजाबी आर्मी के खिलाफ मोबिलाइज कर रहा है, और अब पंजाब से आवाज उठ रही है आर्मी के खिलाफ। आप इमरान खान की सडन पॉलिटिकल चेंज को कैसे देखते हैं कि वो आर्मी की गोद में बैठ के आया, अब आर्मी के खिलाफ ही आवाज उठा रहा है, और भारत के खिलाफ भी इमरान खान ने बहुत सारे काम किए, कई चीजें की। तो आप इमरान खान की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? अव्वल तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, आज से नहीं कई सालों से, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए बहुत अहम नेबर है, बहुत अहम पड़ोसी है। इसलिए भी क्योंकि इनके साथ कई हमारी जंगें हो चुकी है, ये एक ट्रबल मेकर है, तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान की जो सियासत है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जो मैं कहना चाहता, अन्य मुल्कों में डिक्टेटरशिप होती है, सेना होती है। पाकिस्तानी सेना एक ऐसी सेना है जिसका खुद का मुल्क है, इसे इस तरह से फ्रेज करना चाहिए। तो अन्य जो डिक्टेटरशिप है उनके पास एक बहुत स्ट्रांग सेना होती है, जैसे चीन, उनकी सेना बहुत स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान सेना के पास एक मुल्क है, और आप जानते हैं सेना के बारे में मैं ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। फैक्ट्रीज है, शुगर, चीनी से लेकर सीमेंट तक सब कुछ ये बनाती है। इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो तब्दीली वाला चुनाव था इमरान खान साहब का, उसको जिताया तो पाकिस्तान की फौज ने। जो तब्दीली लाना चाहते थे इमरान खान साहब, जिस तब्दीली के बारे में बात कर रहे थे जब उनका चुनाव हुआ उस वक्त, वो तब्दीली वो सारी चीजें थी जो आर्मी का उस वक्त का एजेंडा था। तो बिल्कुल इमरान खान साहब आर्मी की गोद में बैठकर वजीर आजम बने पाकिस्तान के, और उसके बाद उनकी बनी नहीं, और जो सेना है उनको निकाल दी। लेकिन पहली बार पाकिस्तान इस मुल्क में कुछ अलग हो रहा है। देखिए, बहुत सारे वजीर आजम ने इस सेना को टेक ऑन करने की कोशिश की। भुट्टो साहब ने कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुए। किसी ने आर्मी को डिफेंसिव नहीं डाला। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमरान खान कुछ हद तक सक्सेसफुल दिख रहे हैं, आवाम उनके साथ सड़क पर है, और आर्मी डिफेंसिव हो रही है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी, आपने कब देखा कि पाकिस्तान आर्मी आकर क्लैरिफाई करे? वो इमरान खान को क्लैरिफाई कर रही है। और काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। हाल में जो चीफ जस्टिस की मदर लॉ की कंट्रोवर्सी हुई, मैं जानता नहीं कितने भारत के दर्शक इस चीज को जानते हैं, पर पाकिस्तान को फॉलो कीजिए, भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो आप जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस की मदर लॉ है, उनकी कंट्रोवर्सी हुई है लॉयर के साथ, लॉयर की पत्नी के साथ, जो इमरान खान साहब के लिए लड़ रहे, वो भी गई थी इमरान साहब के जलसे में। जो चीफ जस्टिस की मदर लॉ, उन्होंने सो मोटो पिटीशन ले लिया है, और पाकिस्तान की जुडिशरी में भी एक डिवाइड है। तो थोड़ा सा और बता दूं, पाकिस्तान की जुडिशरी भी बहुत स्ट्रांग है। ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है पाकिस्तान, जमहूरियत नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जहां आर्मी की तो ताकत है ही, लेकिन वहां जुडिशरी भी स्ट्रांग है, और उस जुडिशरी में भी आज डिवाइड है। तो जो नंबर 2 जज है सुप्रीम कोर्ट के, जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने नेशनल असेंबली को एड्रेस किया। आरिफ भाई, आप ये बात जानते हो। जी जी जी। बहुत ही फैसिनेटिंग चीज चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो एक साइड पे इमरान खान साहब है, उनका जो पब्लिक सपोर्ट है, आवाम में सपोर्ट है, उनके जो जलसे चल रहे हैं, वहां पर असेंबली डिवाइडेड है। नेशनल असेंबली में सेकंड जज असेंबली को एड्रेस करे, और एड्रेस करते फर्स्ट रो में बैठे, जहां सीनियर लीडर्स बैठते, सीनियर लीडरान बैठते हैं, और आर्मी जो डिफेंसिव पे है। पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और भारत के इंटरेस्ट में अगर इमरान खान वजीर आजम बने, भारत के इंटरेस्ट में, वो अपने आप ही सेल्फ गोल मार देंगे। तहसीन भाई, बिल्कुल आपके जो चीफ जस्टिस के हवाले से, उसकी सास के हवाले से आपने पूरी एक नजर रखी हुई है पाकिस्तान के इश्यूज पे। बिल्कुल सही चीज बताई आपने। एक और इशू है कि भारत में जो टेररिज्म है ना, वो भारत के वेस्ट से आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ना, ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के गढ़ है, और भारत इसका एक विक्टिम रहा है। पाकिस्तान आर्मी की वैसे तो कई बिजनेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इनकी टेररिज्म है, और इसकी सबसे बड़ी मार्केट इनकी पाकिस्तान है। हाल ही में आपने देखा, अभी भारत के कुछ सैनिकों को शहीद किया गया कुछ टेररिस्टों ने जम्मू एंड कश्मीर में। पहले जब पुलवामा हुआ था तो भारत ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी, प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स।
आप समझते हैं कि भारत को अब घुस के घर में वापस सबक देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल टेररिज्म वहां से हो रही है। बिल्कुल, नो इफ नो बट, पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि टेररिज्म भारत में अनएक्सेप्टेड है और भारत की आवाम टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जो हाल में पूंछ और रजौरी में हुआ, हमारे जो सैनिक शहीद हुए, ये अनएक्सेप्टेबल है। जो पठानकोट में हुआ, उसके बाद पुलवामा में हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, हमने उसके बाद पुलवामा में बालाकोट स्ट्राइक की। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का हमेशा से ये क्लेम रहा है, हालांकि भुट्टो साहब के जो अब पोटे, जो अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने जाके क्लैरिफाई कर दिया यूएन में कि एयर स्ट्राइक तो हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का जो ये क्लेम रहा है कि उसमें सिर्फ जाड़ गिरे और कुछ नहीं, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। भारत ने एक स्ट्रॉन्ग विल दिखाया, डेमोन्स्ट्रेबल विल दिखाया कि हम घर में घुसते मारेंगे, हम वहां घुसकर मारेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हम जानते हैं कि हमने उनका एक F-16 को भी वी टुक इट डाउन, मिग से हमने उनका एक F-16 को टेक डाउन किया, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब वो F-16 के चक्कर में भी पाकिस्तान फंस गई है, जिसको हमने टेक डाउन कर दिया, क्योंकि आमतौर से मिग कैन नॉट टेक डाउन एन F-16, बट हमारे मिग्स ने उसको टेक डाउन कर दिया। सुखोई अलग बात थी, मिग ने टेक डाउन किया। तो इट इज, भारत ने विल दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेबल विल दिखाया है, घर में घुसते मारेंगे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट हो। टेररिज्म इज अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान की आवाम के साथ हर भारतीय की सहानुभूति है, सिंपैथी है। वो लोग एक क्राइसिस से जा रहे हैं, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये वी आर वन रीजन, किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सेना को ये एक्सपोर्ट रोकना होगा टेररिज्म का। यू कैन नॉट डू दिस इन आवर कंट्री एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल। और इसके पहले भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और आगे भी घर में घुसते मारेंगे। टेररिज्म अनएक्सेप्टेबल है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलेगी, अजीत डोवल साहब बिल्कुल बात करेंगे, हम आपके साथ बात करेंगे, हम आपके साथ हर उस मसले पे बात करेंगे जो जरूरी है। न्यूक्लियर मुल्क है दोनों, तो हमको बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए, बट आप मारोगे तो फिर वी विल कम डाउन विद अ हेवी हैंड। तहसीन जी, भारत की एक स्टेट है, आजकल तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली जो ओरिजिनल 1947 की जम्मू एंड कश्मीर की रियासत थी, उसमें लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर ये सब था। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की कबायलियों ने वहां पर हमला करके आधा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत कब्जा कर लिया। अब हम देखते हैं कि इन 70-75 सालों में भारत में तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, टूरिज्म का प्रमोशन हो रहा है, डिस्पाइट कि पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म भी वहां पे होती रही। जबकि पाकिस्तान में जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा पीओके है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्ट्रिसिटी और पानी पंजाब में सप्लाई होता है पाकिस्तान में, वहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना जॉब्स हैं। इनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, पंजाबी जबान वहां पे चलती है। मैंने देखा है रिसेंटली पिछले कई महीनों से जम्मू एंड कश्मीर, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या नियर फ्यूचर में हम देखेंगे कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान विल जॉइन भारत बाय फोर्स या बाय पाकिस्तान के डिसमेंबरमेंट होने पर? आप क्या देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से? फोर्स मुश्किल है भारत द्वारा, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, मुश्किल है, क्योंकि इट कैन एस्केलेट टू अ न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि चीन भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये फोर्स थोड़ा सा मुश्किल है। क्लैशेस होंगे, बट फोर्स थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल है, हुकूमत चाहे किसी की भी हो। बट ये बात जरूर है कि जब आवाम चाहती है कि उनका हक उनको मिले, उनका हकूक उनको मिले, तो फिर व्हेन एन आइडियाज टाइम हैज कम, नो फोर्स कैन स्टॉप इट। तो जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसे रोक नहीं पाएगी। और क्यों नहीं हो साहब, आप भारत का यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर देख लीजिए, लद्दाख को देख लीजिए जो हमारी यूनियन टेरिटरी, आप डेवलपमेंट देखिए, उधर सड़कें देखिए, आप पर कैपिटा इनकम देखिए, आप देखिए कितना प्रोग्रेसिव है स्टेट भारत के अन्य सूबों के मुकाबले। जम्मू एंड कश्मीर आगे है, लद्दाख आगे है। आप देखिए रिकॉर्ड टूरिस्ट फॉल, रिकॉर्ड टूरिस्ट। आप के जो व्यूअर्स है, आप उनको बताइए आज जम्मू एंड कश्मीर आप बुकिंग करने की कोशिश कीजिए,
आपको रूम नहीं मिलेगी, कमरे नहीं मिलेंगे, इंटरनेशनल रेट्स, टूरिस्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट है, एक्टिविटी है, खुशियां है, लोग सड़क पे है। मैं विपक्ष की बात करता हूं क्योंकि मैं इस मौजूदा हुकूमत के पॉलिटिकली खिलाफ हूं। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सब जगह पे तिरंगा लहरा रहे थे, लोग खुश थे, सड़क पे उतरे, एक माहौल था, खुशियां है जम्मू एंड कश्मीर में। और वहां पर देखिए पाकिस्तान में, आप कुछ कह सकते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ? कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। ये क्यों है कि भारत का जम्मू एंड कश्मीर जो भारत के कंट्रोल में है, जो हमारा पूरा तो हमारा है बट जो हमारे कंट्रोल में, और इलीगली ऑक्यूपाइड जो पाकिस्तान के कब्जे में है, दोनों एरियाज में, एक एरिया में 8-9% ग्रोथ है और एक एरिया में 0% है। तो एक ही एरिया ना है, भारत का एरिया पर पाकिस्तान के कंट्रोल में। उसी एरिया, उसी पाक जमीन पर एक जगह पर 8% ग्रोथ है और एक जगह पर 0। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये दिखाती है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान स्टेट फेल्ड है, वहां के लोग सफर कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि वहां के लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो भारत के साथ मिल जाए। भारत में आपको सब हुकूक मिलते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था जब कुछ कश्मीर के बच्चों का मसला था, और वहां पर हुकूमत ने कहा नहीं नहीं, कश्मीर का अब हमने सब कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया, जो सही बात था, क्योंकि एक मुल्क में मैं मानता हूं एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही आईन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं। और इमीडिएटली मेरे लॉयर ने कहा तो फिर भारत का आईन कश्मीर पे पूरी तरह से लागू है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हर एक जम्मू और कश्मीरी को मिलता है। हर वो हक जो मुझे पूना में, दिल्ली में मिलता है, वो आज हमारे कश्मीर के आवाम को मिलता है। अस्पताल हो, स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, डिग्निटी हो। और देखिए किस तरह से घुल मिल गए हम लोग। जो भारत के जो एक परसेप्शन था कि कश्मीर इज अ ट्रबल्ड एरिया, आज देखिए टूरिज्म, हम सब जा रहे हैं, हम लोग, हमारी परिवार गया था कश्मीर रिसेंटली। अब वहां पे खुशहाली है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंटीग्रेशन जो हो चुका है, मुझे लगता है ये और भी होगा जब गिलगित बलूचिस्तान और पीओके भारत के साथ आ जाएगा, ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाएगा भारत के साथ, और ये एक रीजन हो जाएगा। ये सब हमारे लोग हैं, हमारे सिटीजन है, ये भारत के लोग हैं। तहसीन जी, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को अंग्रेजों ने आजादी दे दी थी 3 दिन पहले, और इसकी एम्बेसी वेस्ट पाकिस्तान के कैपिटल कराची में खोल भी गई थी। भारत और पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया था रियासत कल्लात को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बाद में मार्च 1948 में पाकिस्तान के जिन्ना ने आर्मी भेज के बाय फोर्स एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई थी बलूचिस्तान से, और तब से बलोच अपनी आजादी की एक जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, जो कि आजकल बहुत तेज हो गई है। आप क्या समझते हैं, जिस तरह एक इलेजिटिमेट खालिस्तान मूवमेंट और कश्मीर मूवमेंट और इन सब चीज पे पाकिस्तान ओपनली उनको सपोर्ट करता है, उनके टेररिस्टों को पनाह देता है, फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, यहाँ पे एक जेन्युइन मूवमेंट है बलूचिस्तान की, क्या भारत को बलूचिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट भारत की पॉलिसी रही है नॉट वाया टेररिज्म, नॉट वाया काउंटर ऑफेंसिव। भारत गांधी का मुल्क है, तो पीसफुल मुल्क है। भारत ये सारी चीजें नहीं करता, टेररिस्ट भेजता है, या क्योंकि उससे अल्टीमेटली आप ही का नुकसान होता है, या कोवर्ट ऑपरेशंस, ये सब भारत नहीं करता, तो वो सब भारत को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बलोच के लोगों की जेन्युइन डिमांड है आजादी की, वो उसमें पूरी तरह से भारत को समर्थन देना चाहिए। भारत को इसलिए इसके लिए समर्थन देना चाहिए बलूच के जो हमारे लोग हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पे जो पाकिस्तान का कब्जा था, जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो क्यों है? क्योंकि बलूचिस्तान के पास रिसोर्सेज है। आप मुझे बताइए, और आरिफ भाई आप जानकार है, आप इस जियो पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, जियो लोकेशंस को पढ़ते हैं, ये जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज है, बलोच की आवाम को क्या मिला है? पाकिस्तान का रिचेस्ट पीपल, करेक्ट। कितनी किडनैपिंग्स होती है स्टेट द्वारा, कितने लोगों को मारा जाता है। आज आप देखिए, आप पाकिस्तान का बेस्ट केस क्या है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, 1 मिनट पाकिस्तान के पॉइंट, इनका बेस्ट केस है भारत के खिलाफ, जो सही नहीं है बट बेस्ट केस है, कि भारत की सेना कश्मीर के अंदर है।
ठीक है, ये इनका बेस्ट केस है भारत के खिलाफ। सेना इसलिए क्योंकि आप वहां पर टेररिज्म स्प्रेड करते हैं, बट ये उनका बेस्ट केस है। एक मिनट उसे सिर्फ इस चीज को देखते इनके नजरिए से, किसी की हिम्मत है कि वहां पे आप किसी को मार दे, सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगा, ह्यूमन राइट्स बैठ जाएगा। कश्मीर के आवाम को वही हक है जो किसी भी भारत के मुल्क को हक है। वहां पे कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग नहीं हो सकता, कोई किडनैपिंग नहीं हो सकता, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, वहां पे आप किसी का आपको रिकॉर्ड नहीं है किसको आपने मारा है, किसको किडनैप किया है, जो स्टेट के हक में आता है आप उसको उठाकर ले जाते हैं। तो आप देखिए, इट इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन, और जो सबसे जैसे आपने कहा रिच प्रोविंस है, वहां पे सबसे गरीब लोग हैं। कॉन्ट्ररी कश्मीर में देखिए, पर कैपिटा इनकम कश्मीर की देखिए, कश्मीर का डेवलपमेंट देखिए, भारत के कई सूबों से ज्यादा है। सो इंडिया, आप देखिए भारत का जो टैक्स का पैसा है वो कश्मीर के डेवलपमेंट में जाता है, और बलूचिस्तान का जो पैसा है वो पाकिस्तान में जाता है। ये फर्क है दोनों मुल्क में। तहसीन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जैसे कश्मीर की मिसाल दी ना, तो भारत के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो एनुअल बजट है ना, वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा है। डिफेंस कितना खर्चा करता है भारत, और कितने प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। आज आप सोचिए, वही नदी है, हम दोनों शेयर करते हैं इंडस रिवर, वही नदी है। भारत में फ्लड्स नहीं आते, पाकिस्तान में फ्लड्स आते, क्यों? वही नदी है, नदी तो मां है। क्यों आते? क्योंकि आपने डैम नहीं बनाया, आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। वही कश्मीर है जिसको एक हिस्से को आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया, और जो हमारा हिस्सा है, हमारे हिस्से में 24 आवर्स बिजली है, आपके हिस्से में बिजली नहीं है क्योंकि हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। आप सोचिए इस चीज को, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है भारत ने। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में इतना डेवलपमेंट किया, वहां पर खुशहाली है। और आरिफ भाई, बहुत मैं जानता हूं इस इंटरव्यू के बाद बहुत लोग मुझे ट्रोल करेंगे, जो पाकिस्तान से आते, जो ये लेफ्टिस्ट होते हैं, बट आप एक चीज देखिए, आप मेरे साथ कश्मीर आइए, वहां खुशहाली देखिए, वहां टूरिज्म देखिए, कश्मीर का आम आदमी खुश है, वहां लिबर्टी है, प्रोग्रेस है। तहसीन जी, थोड़ा भारत के हवाले से बात करेंगे कि मैं 1990 में भारत आया था पहली बार, मुंबई, गुजरात। उस वक्त पाकिस्तान भारत से ज्यादा डेवलप्ड था, और पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपये से ज्यादा बड़ा था। फिर मैं 2004 में आया था हिंदुस्तान टाइम्स के एनुअल समिट में, और उस वक्त भारत में दिल्ली में मैं रहा था, तो दिल्ली में मेट्रो बन रही थी और एक डेवलपमेंट वर्क शुरू थे। शीला दीक्षित जी उस वक्त सीएम थी। और फिर मैं आया लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मैं अपने पुरखों के गांव गया जहां पे मेरे पिताजी पैदा हुए थे, और मेरा भरपूर इस्तकबाल हुआ, और मैंने भारत के 12-13 शहरों में गया और मैंने एक नया भारत देखा। आपने जाहिर है ये पूरा भारत को बदलते देखा है। आप मुझे बताएं कि आज का भारत कल के भारत से कितना मुख्तलिफ है? मैं भी 80s में पाकिस्तान आया था, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, रिलायंस वर्ल्ड कप, भारत और पाकिस्तान जॉइंट होस्ट थे, रिलायंस वर्ल्ड कप था 87। बहुत छोटा था, ज्यादा मेमोरीज उस वक्त की नहीं है, उसके बाद भी मैं एक बार आया हूँ पाकिस्तान। बट मैं कराची में था, डिफेंस कॉलोनी में। मेरे उस वक्त दोस्त बने थे आपके सिंगर शहजाद रॉय, तो वहां पर आया। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, 87 में जब पाकिस्तान आया था, बहुत छोटा था, तब मैंने देखा कि पाकिस्तान में मॉल्स है, इंपोर्टेड कार्स है, सारे लग्जरीज है। और भारत उस वक्त इकोनॉमिकली, मुझे जब मैं छोटा था ऐसा लगा कि भारत को कैचअप करना है, और बिल्कुल सही हुआ, इकोनॉमिक डेटा बताता है। फिर 2004 के बाद में जब गया, जब यूपीए की सरकार आई, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, भारत ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और पाकिस्तान जो मैंने देखा वही वैसे ही था। और आज तो मैं अभी रिसेंटली तो गया नहीं हूँ पाकिस्तान, पर भारत पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन 2002-3 के बाद शुरू हुआ, वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह जी, और इसने स्टेम पकड़ा, इसने मोमेंटम पकड़ा 2008 के बाद। 2008 के जो 26/11 के हमले थे पाकिस्तान के, जिस तरह से उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी, पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे कॉर्नर किया,
ठीक है, वॉर नहीं किया, बट जो पाकिस्तान को कंडेम किया, जो पाकिस्तान को फिर इंटरनेशनली उनके फंड्स काटे, जो भारत को न्यूक्लियर डील मिला 2004-5 के बाद, आपको याद है पाकिस्तान भी न्यूक्लियर डील मांग रहा था, हिलरी क्लिंटन ने बोली आपकी जो 2 कोल की फैक्ट्री हम उसको बना देंगे, ठीक ठाक बना देंगे, आपको न्यूक्लियर डील नहीं मिलेगी। जो भारत का स्टेटस बढ़ा है 2007-2008 और सभी वजीर आजम ने इसमें बहुत अहम काम किया है। राजीव जी ने प्रयास किया पीस का, बेनजीर भुट्टो ने उनके पीठ में छुरा डाला, आप जानते हो, सारी स्टोरी जानते हो। फिर उन्होंने सियाचिन किया। वाजपेयी जी ने बहुत बहुत प्रयास किया। वीपी सिंह साहब, आप जानते हो दोनों मुल्क ऑलमोस्ट, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, भारत को थ्रेटन किया था न्यूक्लियर अटैक से। फिर वाजपेयी साहब ने पोखराल किया, समझौता ट्रेन चलाई थी, बस चलाई थी, उसके बाद समझौता ट्रेन किया, बस किया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जेन्युइन एफर्ट किया और मोदी साहब ने जेन्युइन एफर्ट किया। भारत के वजीर आजम जितने भी इन्होंने जेन्युइन एफर्ट किया। हमेशा पाकिस्तान आर्मी, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भुट्टो परिवार, इसने भारत को धोखा दिया है। भुट्टो परिवार की यह मजबूरी रही है, मैं समझता हूं ये मजबूरी, कि जब भी वो पावर में रहते हैं उनको दिखाना पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा एंटी इंडियन है। तो चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो है, या अब बिलावल है, इनकी एक मजबूरी रही है। उनके जो पति थे बेनजीर जी के, आरिफ जी ने, उन्होंने कुछ प्रयास किया था, पर भारत की ओर से जो भी वजीर आजम ने, उन्होंने प्रयास किया है। अब का भारत ये सहन नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ है। हम जंग नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, हम चाहते पाकिस्तान में अमन रहे, सुकून रहे, वहां पर लोग प्रगति करे, वहां पर लोग खुशहाली से रहे, और बस हमारे मुल्क में कोई दखल अंदाजी ना करे। बट आप करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तहसीन जी, रिसेंटली देखा गया है, खास तौर पे ये पिछले 3-4 सालों में कोविड के आने से लेके अब तक, कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का फेस चेंज हुआ है। भारत हैज बिकम अ वेरी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी में, खास तौर पे जैसे ये रशिया यूक्रेन वार के दौरान भारत के ऊपर प्रेशर था कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, रशिया से ट्रेड नहीं करोगे, तो उसमें भारत ने क्लियर जवाब दिया। आप क्या समझते हैं कि भारत का ये चेंज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये एक ड्रामेटिक चेंज है, ये भारत को कंटिन्यू करना चाहिए, या आप समझते हैं कि भारत को डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए डिफेंसिव? अरे हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ वर्षों में 3rd लार्जेस्ट बनेंगे। हमारा बोलबाला है दुनिया में, हम अपनी बात रखते, दुनिया सुनती है, क्यों डिफेंसिव हो? और एक चीज कि पॉलिसी अभी तक मैं मानता हूं कंसिस्टेंट रही है, चाहे मोदी साहब हो, चाहे मनमोहन सिंह साहब हो, चाहे वाजपेयी साहब हो। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को एक वजीर आजम चेंज नहीं कर सकते। मोदी साहब ने डेफिनेटली उसमें बहुत सारा पर्सनल टच लाया है, बहुत सारा उसको ग्लोबल रिकग्निशन मिला है, बट बाय एंड लार्ज फॉरेन पॉलिसी भारत की कंसिस्टेंट रही है कि हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम नॉन अलाइड वैसे हैं, हम क्वाड का भी हिस्सा है, हम चीन के साथ भी नहीं चाहते रिश्ते खराब हो, नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे नेबरहुड में, बट हम क्वाड का हिस्सा बनेंगे तो बनेंगे। चीन का बाप भी हमें नहीं रोक सकता है। हमें साउथ पैसिफिक ओशन में हमारा इंटरेस्ट है तो है, चीन हमें नहीं रोक पाएगा, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम $100 बिलियन, $130 बिलियन का ट्रेड हो, दोनों मुल्क प्रगति करें। हम अफगानिस्तान के साथ भी आज बात करें, आज हम तालिबान की मौजूदा हुकूमत से भी बात कर रहे हैं। ईरान हमारा दोस्त है। आप देखिए, मिडिल ईस्ट में जितने भी मुल्क है, हिस्टोरिकली भारत के दोस्त रहे, सऊदी हो, हम वो, आज लोग कहते हैं सऊदी और ईरान की दोस्ती, अरे भारत वो मुल्क था, और आज वे, जो सऊदी भी उसका दोस्त है, ईरान भी उसका दोस्त है, ईरान भी उसका दोस्त है, इजराइल भी उसका दोस्त है, सऊदी भी उसका दोस्त है, इजराइल भी उसका दोस्त है। भारत की ये पॉलिसी रही है, ये रशिया यूक्रेन भी, ये भारत की पॉलिसी रही। तो आई थिंक मोदी साहब जो फॉरेन पॉलिसी में कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसका इस्तेकबाल करता हूं, उसका सपोर्ट भी करता हूं, वेलकम भी करता हूं, उसको सपोर्ट भी करता हूं। मेरा मुल्क आगे बढ़ रहा है, चाहे वजीर आजम मोदी जी, जिनसे मैं पॉलिटिकली अपोज हूं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इस चीज में जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं 100% उनको सपोर्ट करता हूं। और भारत, कल आप देखिए, आप ट्विटर पे देखिए, कल सूडान जाकर हमने लोगों को निकाला, क्या ऑपरेशन किया हमने। और भारत वो मुल्क है ऐतिहासिक रूप, कल अगर कोई पाकिस्तान के सिटीजन वहां हो गए ना, श्रीलंकन हो गए, तो भारत की आर्मी, भारत का फौज, यही मोदी साहब जाकर उनको भी रिलीज कराएंगे।
ये मुल्क है, ये विशाल मुल्क है, और ये वजीर आजम जो होते हैं, जितने भी होते हैं, इनका दिल बड़ा होता है। तहसीन जी, मैंने अपने कुछ दोस्तों को जब बताया कि मैं तहसीन जी का इंटरव्यू कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि प्रो कांग्रेसी हैं और एंटी बीजेपी हैं। तो मैंने उनसे बहस की। मैंने कहा मैंने देखा है कि कांग्रेस पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तो ये तहसीन जी करते हैं। अगर वो प्रो कांग्रेसी हैं तो क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? और मोदी जी के कई कामों को वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ये आई विल अप्रिशिएट कि आपकी ये खूबी है कि आप लगी लिपटी वो उसमें नहीं होते। आप जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहते हैं और जो बुरा करता है उसको बुरा कहते हैं। तहसीन जी, आगे एक सवाल बनता है कि भारत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है। वहां पे एप्पल ने अपना पूरा वो खोला है, वहां पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं एप्पल के मोबाइल। और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है तेजी से, अभी जैसे हवाई जहाज खरीदे गए इतने सैकड़ों के हिसाब से, कि अमेरिका के सदर को और फ्रांस के सदर को कहना पड़ा कि हमारे यहाँ 1 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है एयर इंडिया के उस पे। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है भारत का, उसमें आप कैसे देखते हैं आगे 10 साल बाद भारत को, चाहे किसी की भी सरकार हो? जैसे कि आपने कहा कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, जो भी पॉलिसी हो, आप आगे 10 साल बाद भारत को कहां देखते हैं? एक चीज आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्ड टूटा है हवाई जहाज खरीदने का एयर इंडिया द्वारा, इसके पहले वाला रिकॉर्ड भी भारत का ही था, इंडिगो द्वारा। मनमोहन सिंह जी की हुकूमत थी। हाँ हाँ, तब उन्होंने एयरबस खरीदा था। तो रिकॉर्ड परचेज जो हुआ था इंडिगो ने किया था, वो रिकॉर्ड अब एयर इंडिया ने तोड़ा। उन्होंने दोनों बोइंग और एयरबस खरीदे। ऑफ कोर्स वो रिकॉर्ड बड़े मार्जिन से तोड़ा, लेकिन पहले भी रिकॉर्ड भारत का ही था, इंडिगो का था। तो आप ये देखिए, भारत में अमन है, शांति है। अहम बात है कि भारत में जमहूरियत है। भारत जब जमहूरियत होगी तब वहां पर प्रगति होगी, वहां पर प्रोग्रेस होगा। आर्मी की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आर्मी हमारी पॉलिटिकल नहीं है। हमारी आर्मी देश के लिए काम करती है। एयरफोर्स जो है हमारी देश के लिए काम करती है। जिस कल सुदान जाकर एक डेयरिंग ऑपरेशन में भारतीयों को रिलीज किया, वो देश को पहला रखते हैं। और मैं ये देखता हूं कि अगले 10 साल 15 साल ये भारत के हैं। यहां पर सिर्फ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो होने वाली है भारत, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड। इसकी एक वजह यह भी है कि पॉपुलेशन भारत का ज्यादा है, बट उससे ज्यादा पर कैपिटा इनकम भारत की बढ़ेगी। लोगों के घर में और भी खुशहाली आएगी, सुकून आएगा। आप देखिए, आज जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर दुनिया भर में, भारत में कम है। भारत एप्पल मोबाइल भी एक्सपोर्ट कर रहा है और हिमाचल से एप्पल फ्रूट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। आज भारत एक ऐसा मुल्क है जहां उसके पास खाने की कोई कमी नहीं है। अपने 140-150 करोड़ की आबादी को 2 बार खाना दे सकता है। तो भारत इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। इस पोजीशन से भारत केवल आगे जा सकता है, और ये भारत का कर्तव्य है। क्योंकि जब हमें आजादी मिली, दोनों मुल्कों को आजादी मिलती है, और जब भारत में आजादी मिली, नेहरू जी ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच में कहा था, द एम ऑफ इंडिपेंडेंस इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, टू फाइट पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड डिजीज। इसीलिए तो हम आजाद हुए। हम आजाद क्यों हुए साहब? तो अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, हम आजाद हुए थे। वी कैन बी मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हम हर आंख से आंसू पहुंचे, हम हमारे लोगों को गुर्बत, गरीबी से बाहर निकाले, उनको एजुकेशन दे, डेवलपमेंट दे। आज देखो भारत में कितने आईटी बन रहे, आईएम बन रहे, एम्स बन रहे, लोग जा रहे, ट्रैवल कर रहे, डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल। आज भारत के पासपोर्ट की एक ताकत है। आप जाइए, आपको गर्व हो। लोग कहते हैं गर्व से क्या, आप भारत से आए हो। आज आपका सिलिकॉन वैली में देखिए, पिछले 15 साल से जो आपके आईटी इंजीनियर्स हैं, सारे भारत के। ये क्यों है कि भारत के लोग, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है, वो टॉप पोजीशन पे दुनिया भर में। और वही लोग, पाकिस्तानी तो वही लोग है ना, हम एक ही नस्ल के हैं, वो कहीं पर नहीं है। मैं आपको एक डेटा बताता, आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप यूके से आते साहब। आप देखिए, यूके में जो लोग जेल में हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के जो लोग हैं और भारतीय ओरिजिन में, पाकिस्तान ओरिजिन के जितने परसेंटेज लोग यूके में, उससे जो जेल में वो कहीं ज्यादा है। और भारतीय ओरिजिन के जो लोग यूके में, उसके जो परसेंटेज जेल में 0.1% या 0.2% है। क्यों ऐसा है? लोग तो दोनों एक ही है,
यूके में सब साथ में रहते, खाते, खुशियां मनाते, क्रिकेट देखते। तो क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान ओरिजिन के लोग जेल में ज्यादा है, भारत ओरिजिन के कम? और इसको आप रिलीजियसली भी डिवाइड करें तो जो भारतीय मुस्लिम है वो जेल में नहीं है, पाकिस्तानी मुस्लिम। क्यों ऐसे? दिस इज बिकॉज भारत इंडिया का जो एक कल्चर हो बन चुका है, वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर बन चुका है, वो रिस्पेक्ट का कल्चर बन चुका है, वो कल्चर बन चुका है कि वी वांट टू ग्रो विद द वर्ल्ड। हम दुनिया का सोल्यूशन बनना चाहते, हम प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते। ओबामा साहब ने क्या कहा मनमोहन सिंह जी के बारे में 2008 में कि इन्होंने देश दुनिया का हाथ पकड़ा और हमें ग्लोबल क्राइसिस से बाहर निकाला। आज देखिए वही बात मोदी जी वजीर आजम है, हमने दुनिया भर को हमारे वैक्सीन एक्सपोर्ट किए, हमारे लोगों को भी लगाए और दुनिया भर को भेजे। तो ये भारत का कल्चर है और ये कल्चर कोई भी वजीर आजम बने भारत का, ये कल्चर उसमें इम्बाइब हो जाएगा। ये भारत की लोकतंत्र की ताकत है। अब तहसीन जी, आपने अभी जैसे यूके की मिसाल दी, यूके की 2% पॉपुलेशन पाकिस्तान ओरिजिन की है, जबकि जेलों की पॉपुलेशन में 20% पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और भारत 2% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है। जेलों में टोटल 23 इंडियन है, 23, 0.0 समथिंग बनता है। तो मैं 1% बोला, वो भी ज्यादा बोला। हाँ, सोचिए। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। आखिरी 2 सवाल मेरे रह जाते हैं। एक इकोसिस्टम है, इंटरनेशनल इकोसिस्टम, जो कि भारत के खिलाफ एक भरपूर साजिश कर रहा है। बीबीसी को ले लें, वॉशिंगटन पोस्ट ले लें, वो अभी आपने जर्मन अखबार का एक कार्टून बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, मशहूर हुआ है कि भारत की पॉपुलेशन बड़ी है तो उस पर ट्रेन में छतों पे दिखाया है भारत को, और चाइना की बुलेट ट्रेन दिखा रहे हैं। और ये जो एक इकोसिस्टम है जो भारत को हमेशा नेगेटिव वे में दिखाता है, और उसमें पाकिस्तान, जॉर्ज सोरोस और ये सब चीजें, इनको भारत की डेमोक्रेसी भी बुरी लग रही है, इनको भारत की डाइवर्सिटी भी। आपका इस पे क्या टेक है जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम भारत को इतना बदनाम कर रहा है? पहले तो जर्मन कार्टून पे मुझे बहुत हंसी आई। ठीक है, आपने चाइना का बुलेट ट्रेन दिखा दिया, कम से कम हमारी वंदे भारत तो दिखा देते हैं, कम से कम उतना दिखा देते हैं, चलिए। बट देखिए, लेकिन मेरी एक सलाह रहती है मौजूदा हुकूमत को, मैं इस पर इनसे डिसएग्री करता हूँ। चाहे वो बीबीसी हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो 90-year-old जॉर्ज सोरोस हो, इग्नोर कीजिए। इनमें से किसी की हैसियत नहीं। ये बहुत विशाल मुल्क है, ये 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, इनकी क्या हैसियत, क्या औकात, लिखने दीजिए। इनको इग्नोर कीजिए, इनको गंभीरता से मत लीजिए। लिखेंगे, ओपेड लिखेंगे, एक आर्टिकल डालेंगे, कार्टून लिखेंगे, इससे क्या होगा? ये मुल्क थोड़ी उनसे। ये क्यों भारत के खिलाफ एक माहौल क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर साहब आप रेस में आ गए और मैं आपको ओवरटेक करूं तो आप नाराज हो गए ना। ये क्यों पाकिस्तान से नाराज नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं उनको ओवरटेक करने की। बट आपका काम क्या है? आपका काम पीछे मुड़कर उनको आप उनके साथ मत लड़िए, आप अपनी रेस दौड़ते रहिए, आप आगे आइए, आप आपके सिटीजन्स को सर्व कीजिए, उनको लिखने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप रिएक्ट करते हो तो उनको ताकत मिलती है, करने दीजिए। मैं इस चीज के भी खिलाफ हूं कि किसी को बैन करना चाहिए डॉक्यूमेंट्री। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, जमहूरियत है। ठीक है, किसी ने बनाए डॉक्यूमेंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है वजीर आजम को। वजीर आजम का मैं क्रिटिक हूं, बट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, हमें सर झुकाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। बस जिसको जो डॉक्यूमेंट्री में लिखना है, जो लिखना है, व्हाट्सएप भेजिए। इस पर मैं मानता हूं कि भारत जैसे विशाल मुल्क की विशाल हुकूमत को इन चीजों में नहीं आना चाहिए, ये उनको शोभा नहीं देता। हमें बहुत बड़ी हम मार्स पे हमारा सैटेलाइट भेज रहे हैं, हम चांद की बात कर रहे हैं, हम स्पेस मिशंस कर रहे हैं, हम दूसरों मुल्कों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। इनसे क्यों लड़ना है? वो उनका स्टैंडर्ड बढ़ा रहे, मत लड़िए, करने दीजिए उनको। वो एक मुहावरा है, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मैं किसी गलत उससे नहीं कर रहा हूं। जब हाथी चलता है तो इर्द गिर्द जो छोटे मोटे जानवर है वो तो अपना मुझे भौंकना नहीं कहना था, बट वो उसी को अपना आवाज निकालते रहते, तो उनको निकालने दीजिए, हाथी को अपनी चाल चलने दीजिए, हाथी को क्या फर्क पड़ता है? आप सही कह रहे हैं। अगर बीबीसी की रिपोर्ट को हम लोगों ने इतना अहमियत ना दी होती तो ये खामोशी से निकल जाती, इतना पता भी ना चलता लोगों को। 4 यूनियन मिनिस्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जरूरत है? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक शेयर करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री आई ना जो मोदी साहब के खिलाफ, मैं सच बात बता रहा हूं आपको,
और मैं दोबारा से इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं, भाई मैं मोदी साहब के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि अगले 2024 में ये वजीर आजम ना बने, मैं पॉलिटिकली। मेरा डॉक्यूमेंट्री आया, मेरे व्हाट्सएप पे आया, तो मैंने कुछ ग्रुप से मैंने उनको कहा यार ये फिर वही खिस्सा पिटा स्टोरी शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट मिला, हमें इसे क्या लेना देना, छोड़ दीजिए। अच्छा, सभी लोग जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, किसी ने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, सबने कहा रे फालतू क्या है, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, एक आध दो किसी ने देखा होगा। फिर आगे यूनियन गवर्नमेंट 4 मिनिस्टर, ये क्या डॉक्यूमेंटरी, तो सबकी क्यूरियोसिटी होगी। फिर आपने बैन करने की कोशिश की, जो बैन होगा नहीं। अच्छा, भारत जैसे मुल्क में कैसे कुछ बैन होगा? इतना इंटरनेट फ्रीडम है, इंटरनेट है सब जगह, घरी अब कैसे बैन होगा नहीं, व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो फिर आप क्यों कर रहे हो भाई, रहन दो ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। जो व्यक्ति देखना चाहेगा वो देखेगा, जो नहीं देखना चाहेगा आप इसको रिएक्ट मत करो, ये मेरी सलाह है। वो उस 90 साल के जॉर्ज सॉरोस पे 4 यूनियन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, काहे दे रहे हो, कौन है? अच्छा, आज से पहले मैं जॉर्ज सॉरोस जानता नहीं था ये व्यक्ति कौन है, और मेरा जैसा व्यक्ति जो बहुत इन चीजों में दिलचस्पी रखता है, मैं जानता ही नहीं था ये व्यक्ति कौन है। अचानक से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो, किसी के ट्वीट पकड़ते आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत, इट डजंट सूट यू, डजंट बिहेव यू। तहसीन जी, एक बहुत ज्यादा आजकल कुछ लोग खास तौर पे पाकिस्तान हर फोरम पे आरोप लगाता है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है। और ये हम यहाँ पे वेस्ट में खास तौर पे बहुत ज्यादा सुनते हैं, प्रोपेगेंडा एक है। आप तो भारत में रहते हैं और आप भारत में वैसे माइनॉरिटी मेजोरिटी हो नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ सेक्युलरिज्म है। सेक्युलर देश में माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं होता, सब बराबर होते हैं। आप बताएं ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, क्या मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है वहां पे? भारत में आज खुशहाली है, प्रोग्रेस है, प्रगति है, सब लोग जो चल रहे बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति के, बिना किसी डिवाइड के लोग आगे। अब आप देखिए, मेरी मम्मी मुसलमान है, मेरे घर में पीछे या गणेश जी है, मेरी माँ मुसलमान है, ये गणेश जी है मेरे घर में। अब ये पाकिस्तान में पॉसिबल है? अच्छा, मेरी मम्मी आगा खानी मुसलमान है, वहां आगा खानियों को माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, आप जानते हैं किस तरह से प्रोसिक्यूट लगा दिए काफियों को। और आप जानते हैं आगा खान कम्युनिटी कितनी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, प्रोग्रेसिव और कितनी प्रोग्रेसिव है, ह्यूमन राइट्स कितना काम करती है इंसानियत के लिए। और पाकिस्तान में कितना, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल, हाँ, सबसे बड़ा कितना पाकिस्तान में काम किया। यहां पर जब आगा खान साहब आते हैं, वजीर आजम उनको स्टेट प्रोटोकॉल देते, ही इज ट्रीटेड एज अ स्टेट लीडर। क्या बात कर रहे हो आप, वहां मुसलमानों को मार रहे हो। अच्छा, पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुआ उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मुसलमानों का। आप मुझे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ऑफ कोर्स हेट स्पीच हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस पे जो गाइडलाइंस थी उस पे जजमेंट दिया, सो मोटो एफआईआर फाइल करी। वो केस में जो जजेस बैठे हुए थे सारे हिंदू थे, लॉयर्स सारे हिंदू थे। मेरा जो केस था, मैं ये भी मानता हूं मॉब वायलेंस होता है भारत में, मैं इससे भी, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मेरे लॉयर कौन थे? संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल, हिंदू। जजेस कौन थे? हिंदू। का एक को नहीं मानेगा। और जो जजमेंट हुआ, क्योंकि उसमें हेट स्पीच की बात हुई और वो इंप्लीमेंट हुआ, कल उस पर भी जजमेंट आ गया। ये देखिए, ये मुल्क बहुत सेक्युलर है। अब देखिए, अगर कोई भी स्कीम आती है केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट की या राज्य की सरकार की, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दो मेन नेशनल पार्टीज है, क्या वजीर आजम, कोई भी वजीर आजम हो, चाहे मोदी जी जैसा ताकतवर वजीर आजम हो, ये बोल सकते हैं ये स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए होगी? नहीं बोल पाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट में उनको बुलाया जाएगा, समन किया जाएगा उनके एजी को और कहा जाएगा क्या ये कैंसिल करो, सबके लिए होगा? हो सकता है ये? बिल्कुल नहीं। ये एक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। यहां पर लोग खुशी से रह रहे, अमन से रह रहे। ऑफ कोर्स फॉल्ट लाइंस है, हर मुल्क में फॉल्ट लाइंस होते हैं। क्या अमेरिका में फॉल्ट लाइंस नहीं है? ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं चला? क्या वहां पे महिलाओं का अधिकार नहीं लिया गया अबॉर्शन का? हर डेमोक्रेसी इज नेवर परफेक्ट, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज इवॉल्विंग, डेमोक्रेसी इज वर्क इन प्रोग्रेस। आप इस चीज को देखिए कि तहसीन पूनावाला जैसा नास्तिक जो पाकिस्तान में मारा जाता, जिसकी मां मुसलमान है, रोज रात 8, 9, 10 बजे आकर टीवी पे वजीर आजम को हर एक चीज कह सकता है रिस्पेक्टफुली, हर चीज पे पोस्ट कर सकते हैं ट्विटर पे, और किसी के बाप की हिम्मत नहीं उसे गलत कह दी। कौन सा केस मुझ पे फाइल हुआ?
ये तो लोकतंत्र है ना। ये लोकतंत्र नहीं है तो क्या है लोकतंत्र? आप बताइए मुझे आरिफ भाई। रोज रात को 8 से 10 में टीवी पे होता हूं, नेशनल टीवी पे, हर पॉलिसी पे वजीर आजम का मैं अपोज करता हूं। किसने मुझे कुछ कहा? आज भारत क्या डिस्कस कर रहा हो ना हो, गे राइट्स, गे मैरिज, ये पाकिस्तान में हो सकता है? गेज, हमारे जो गे सिटीजन है, ये माइनॉरिटी नहीं है? ये भी तो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही क्यों? ये भी तो सेक्सुअल माइनॉरिटी भी माइनॉरिटी है। उस पर पाकिस्तान में कभी डिबेट हो सकता है? ना। बता दो, पाकिस्तान में पता चल गया कोई गे है तो क्या हालत होगी उसकी? वो चाइना इतना पैसा दे रहा है पाकिस्तान को, चाइनीज को पकड़ लिया ब्लास्फेमी के केस में। वो बेचारे ने खाली अपने वर्कर को ये कहा था कि तुम इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हो, जरा टाइम, काम का टाइम है, काम करो। उसको ब्लास्फेमी में बंद कर, ब्लास्फेमी में बंद करें। यहाँ पर ब्लास्फेमी के लॉस मैक्सिमम क्या होता है? थोड़ा हल्ला होगा, कोई लोग नाराज हो गए, बोलेंगे बॉयकॉट करो, बैन। कोई किसी को मार सकता है? और मारने वाले कौन होते हैं? ये सरतन से जुड़ा वाली गैंग। हाँ, वही जो मैं मानता हूं वही। तो ये पाकिस्तान, ये भारत, देखिए ये मुल्क को समझना इतना सिंपल नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुल्क है। दिस इज अ वर्ल्ड, अ यूनिवर्स विद इन इटसेल्फ। तो आप ये सोचिए, आप पाकिस्तान ने एक चीन के व्यक्ति को पकड़ लिया क्योंकि उसने किसी को कहा कि भाई आप काम कीजिए, उसमें ब्लास्फेमी लग गया। भारत में ब्लास्फेमी के कानून ही नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है? हल्ला होता है, शोर शराबा होता है, चिल्ला पुकार, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं, चुप हो जाते। मुल्क को आप समझिए, कौन प्रोसिक्यूट, कौन मारा जा रहा है? हाँ, इंडिविजुअल इंसिडेंट्स होते और नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बट कोर्ट्स टेक कॉग्निजेंस, ह्यूमन राइट्स टेक कॉग्निजेंस, मेरे जैसे एक्टिविस्ट टेक कॉग्निजेंस, और किसी के बाप की हिम्मत नहीं हमें रोकने के लिए। अब तहसीन जी, एंड पे आप जरा हमें प्रेडिक्शन दीजिए, आपकी जो नजर है कि 2024 में इलेक्शंस हैं, आप क्या देख रहे हैं? भारत में सरकार बदलेगी कि वही सरकार चलेगी? टफ चुनाव होगा। अब इस वक्त कर्नाटका के सूबों में चुनाव हो रहा है, और अगर कांग्रेस ये चुनाव जीतती है तो एक मोमेंटम आ जाएगा विपक्ष के अंदर। मैं मानता हूं कि सूबे के चुनाव और केंद्र के चुनाव में बहुत अंतर होता है, भारत में बहुत ज्यादा अंतर होता है, बट एक मोमेंटम आ जाएगा। और जो डोमिनेशन भाजपा का रहा है पॉलिटिक्स पे, सियासत पे, वो अब मैं देखता हूँ थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अल्टीमेटली ये चुनाव लड़ा जाएगा कि विपक्ष किस तरह से एक हो, एक मुद्दों पर लड़े, और किस तरह से सिर्फ मुद्दों डेवलपमेंट पे अगर चुनाव लड़े तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा और विपक्ष के लिए। मेरी एक सलाह विपक्ष को रहती है, और मैंने आज भी कर्नाटका के मामले में कहा, अगर विपक्ष सिर्फ डेवलपमेंट के मामले पे चुनाव लड़ेगी और भाजपा के ट्रैप में नहीं आएगी, क्योंकि भाजपा पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट है, यहाँ वहां की बातें करते हैं। आज वो हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक कुछ बकवास कर देते हैं पुलवामा को लेकर। इन ट्रैप में अगर आप नहीं आओगे, विपक्ष के लिए बहुत जगह है इस मुल्क में और बहुत अच्छा करेगी, और जो मौजूदा हुकूमत है वो इनसिक्योर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। जितना डेवलपमेंट पे डिबेट हो, जितना क्लोज इलेक्शन हो, उतना लोकतंत्र मजबूत होता है, मैं ये मानता हूँ। विपक्ष का मतलब ऑपोजिशन ना? ऑपोजिशन, सॉरी, ऑपोजिशन। तो आप समझते हैं विपक्ष, ऑपोजिशन अपना एक यूनाइटेड कैंडिडेट ला सकेगी? कैंडिडेट लाए या ना लाए, वो उससे ज्यादा जरूरी है एक यूनाइटेड कॉमन मिनिमम एजेंडा हो जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। भाजपा ने ये दिया है, हम ये देंगे, और लोगों को चेंज चुनने दो। कैंडिडेट कौन होगा वो इतना महत्वपूर्ण इस वक्त नहीं है, बट अगर एक शैडो कैबिनेट दे सकती है कांग्रेस, बिकॉज वो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, तो मुझे लगता है उससे बहुत डिफरेंस होगा। मैं कांग्रेस को ये हिदायत दे रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो ऑपोजिशन है वो भटक जाती है अपने मुद्दों से। अब हमारे सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर जो थे जम्मू एंड कश्मीर, जब सूबा था, फिर उसके बाद वो यूटी बना, तो कुछ भी कह गया पुलवामा के बारे में, ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये इन चीजों में नहीं गिरना चाहिए, इन डिबेट्स में नहीं गिरना चाहिए। हमें जो जिन डिबेट्स में गिरना चाहिए वो सिर्फ डेवलपमेंट के। अब आप सोचिए, थोड़ा सा डाइवर्ट करो, ये सत्यपाल मलिक साहब, अरे वो होम मिनिस्ट्री ने सैनिकों को प्लेन नहीं दिया। अरे भाई 2500 वाला कौन सा प्लेन है? मतलब कोई लॉजिक नहीं। अच्छा, प्लेन दे भी देते 5-6 प्लेन, तो प्लेन तो फिर श्रीनगर में लैंड करते, सड़क से ही जाएंगे ना। जो पाकिस्तान ने किया उस पर बातचीत करो ना। बिल्कुल हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, बिल्कुल एसओपी फॉलो नहीं हुए, प्लेन ने देने की वजह से थोड़ी हुआ है।
तो जो क्या होता है कि हम जो फिर आवाम क्या सोचती है कि आप लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो। श्रीनगर में लैंड भी किए, प्लेन दे भी देते, तो श्रीनगर में लैंड करते उनको सड़क से जाना होता, तो आप उस पर सवाल पूछो, प्लेन पे आप सवाल पूछ रहे हो, अरे मोदी साहब ने प्लेन नहीं दी, ये बातें नहीं होनी चाहिए। तहसीन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमेशा की तरह टीवी पे भी खुल के आप बात करते हैं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, आपको इसका वो नहीं होता, आप सच बोलते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड टॉकिंग सो थैंक यू, और थैंक यू आरिफ भाई। दूसरी बार जब वापस आप इंडिया हो गए तो आपको मुंबई आना है, पुणे आना है और गुजरात आना है। गुजरात आपका होम टाउन है ना? हमारा तो गुजरात पुरखों का इलाका है, हजारों साल का ताल्लुक है। जरूर मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, और मुलाकात हुई तो मेरे लिए ऑनर होगा। आप लंदन आए तो जरूर बताइएगा। लंदन में आते रहता हूँ, अभी तो अब बच्चा पैदा हुआ तो थोड़े समय बाद, बट गुजरात से कितने महान लोग इस देश में पैदा हुए, गांधी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, आप अभी मोदी साहब भी हमारे गुजरात से आते हैं। आपकी भी मैंने लाइफ स्टोरी देखी है, छोटी उम्र से आपने स्ट्रगल की है, और मतलब आप एक फॉलोएबल पर्सन है कि लोग आपको फॉलो इसीलिए भी करते हैं कि आपने बड़ी मेहनत की है बचपन से, और आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया, और आपकी जो अभी बच्चे की बात आपने की, वेरी ब्यूटीफुल फैमिली यू हैव, हम देखते रहते हैं। और कीप इट अप सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर।